अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि फ़ातिमा खातून शमसा के साथ सुल्तान के पास आती हैं और कहती हैं कि हम आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआगो हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपने बेटे की शादी देखने का सम्मान बख्शा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं अल्लाह उसे बहुत दे। इसके बाद शमसा सुल्तान का शुक्रिया अदा करती है और फिर सुल्तान वज़ीर सलाहुद्दीन से कहते हैं कि तुमने अपने लिए उम्मत के लायक एक अक्लमंद बीवी का चुनाव किया है, उसकी कदर कीमत को जानो। सलाहुद्दीन, जिस लम्हे निकाह होगा मैं उस वक्त लड़की की तरफ से हूँगा, उसे बिल्कुल भी उदास मत करना, ये सुल्तान का हुक्म है। वज़ीर सलाहुद्दीन मुस्कुरा कर कहते हैं मेरे सुल्तान, जो आपका हुक्म। फिर फ़ातिमा खातून और शमसा इजाज़त लेकर चली जाती हैं और सुल्तान कहते हैं इजलास के अरकान को मेरे हुजूर पेश करो। ये कहते हुए सुल्तान तख्त पर बैठ जाते हैं और तमाम सरदार दीवान में दाखिल हो जाते हैं। उसी लम्हे बाहर मीला आगे बढ़ रही होती है और उसका सामना अलीसा से होता है। अलीसा कहता है कि आपको काहिरा में देखकर कितनी खुशी हुई। मीला पूछती है कि तुम्हारा काहिरा में क्या काम है। अलीसा का सिपाही माइल्स कहता है कि कुद्स में रहना अब ज़्यादा मुमकिन नहीं रहा, असली सवाल यह है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। अलीसा कहता है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, सलाहुद्दीन की फ़तह के बाद उसका अगला निशाना केराक होगा। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्होंने समझदारी से काम लिया और फ़ौरन काहिरा में पनाह ले ली। फिर मीला पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि उसका निशाना केराक होगा। अलीसा कहता है कि भला इसमें क्या शक है, वज़ीर सलाहुद्दीन का कुद्स में फ़तह के हुसूल के लिए पहला मरकज़ केराक है, वह तुम्हारे किले को हर चीज़ से ज़्यादा चाहता है। ये सुनकर मीला अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। अंदर दीवान में सुल्तान कहते हैं कि इत्तेहाद फ़ौज की शिकस्त के बाद अब मिस्र की फ़तह मुकम्मल हो चुकी है। हमारा अहम मकसद कुद्स को सलीबियों के हाथों से आज़ाद करवाना है, हमें इसके लिए एक कदम उठाना होगा जो हम फ़ौरन उठाएंगे। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान, इस रास्ते को हासिल करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट शाम और काहिरा के रास्ते में आने वाला केराक किला है। अगर हम केराक को फ़तह कर लेते हैं तो शाम और काहिरा एक साथ हो जाएंगे और फिर हम अपनी नज़र कुद्स की जानिब जमा सकते हैं। रोकी कहता है कि मैंने अपनी कैद के दौरान केराक की बनावट को करीब से देखा है, केराक की दीवारें हमारी दीवारों से कई गुना ज़्यादा मोटी और मजबूत हैं। बोरू कहता है मगर कोई भी किला फ़तह करना नामुमकिन नहीं है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं बिल्कुल, लेकिन अमीर यारकी की बातों को सुनने की ज़रूरत है। यह मामला इतना आसान नहीं होगा जितना हम समझते हैं, हमें इसके लिए मनज़निक और मजबूत इक़दामात करने होंगे। काज़ी फ़ाज़िल कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारा ख़जाना इसके लिए नाकाफ़ी है। सुल्तान कहते हैं कि हमें एक मुनासिब ज़रिया मिल जाएगा, हमें सिर्फ हुनरमंद कारीगरों की ज़रूरत है। ये सुनकर बोरू कहता है कराकोरम जो है, अगर हम उस तक पहुँच सके तो वह इसे मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर लेगा। सुल्तान जवाब देते हैं कि हम यकीनन उसे तलाश करेंगे और उसकी सलाहियत को ज़ाया नहीं होने देंगे। उसी लम्हे खलील आकर कहता है कि हमारे पास दो अहम खबरें हैं। पहली, बहरी बेड़ा दमिया के बंदरगाह से निकल गया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं कि उनका इत्तेहाद टूट चुका है और कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वे मुत्तहिद हैं लेकिन उनके दिल अलग अलग हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ताकि समझने वालों के लिए इबरत हो। वज़ीर सलाहुद्दीन पूछते हैं दूसरी खबर क्या है। खलील कहता है कि फ़ातिमी खलीफा इंतकाल कर गया है। ये सुनकर कारत गुन और सलाहुद्दीन के साथ ही खुश हो जाते हैं, मगर वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं कि इस तरह एक बाब बंद हो गया है। कारत गुन कहता है कि बाब तो बंद हो गया है, लेकिन उसके साथ मेरा हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ, मुझे नाजायज़ सज़ा सुनाई गई, मैं अगली दुनिया में जाकर उसका हिसाब लूँगा। नाज़रीन, फिर हम देखते हैं कि कुद्स में बादशाह मालिक परेशान होकर खुद को आईने में देख रहा होता है और कहता है ये थका हुआ चेहरा। दूसरी जानिब बाल्डो की बीमारी। और फिर सिपाही उसे चोगा पहनाने वाला होता है कि मारिया वहां पहुंचकर बादशाह को खुद ही चोगा पहना देती हैं और कहती हैं जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब इस चेहरे को देखती हूं तो यह चेहरा तवील अरसे तक कुद्स पर हुकूमत करेगा। ये सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है और झिड़कते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि आसपास मत घूमो। मारिया कहती हैं कि मुझे आपकी फ़िक्र थी, मैं इसलिए यहाँ हूँ। और वह कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वह आपकी ताकत को और बढ़ाने के लिए किया। ये सुनकर मालिक कहता है कि इसी वजह से तुम मेरे हुक्म को तोड़ने में लापरवाही की शिकार हुई। मारिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं मैंने यह फ़ैसला आपके लिए किया और इस फैसले की जिम्मेदारी लेने से नहीं डरूंगी। मालिक उसकी अदाओं में नहीं आता और हाथ छुड़ाते हुए कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। बाद में मारिया खादिमा के पास आती है। खादिमा कहती है कि लाद गाय कैदखाने में अपने कमांडर से मिला, मैं उनकी बातें नहीं सुन सकी, लेकिन बाद में मैंने उनके कमांडर का पीछा किया, मुझे लगता है कि वे कोई मंसूबा बना रहे हैं। ये सुनकर मारिया सोच में पड़ जाती है। हम देखते हैं कि वज़ीर सलाहुद्दीन काज़ी फ़ाज़िल के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं दस्तरख्वान बाजार से गलियों तक फैलाओ, गुलामों को बिना किसी शर्त और पाबंदी के आज़ाद कर दो।
उसी लम्हे मीला वहां आती है और कहती है, वज़ीर हजरत, मैं जानती हूँ कि आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें खुसूसी तौर पर जल्द मिलना है। काजी फाजिल को भेजने के बाद वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मीला कहती है, मासरे के दौरान होने वाली तक्यूसीम के बाद मुझे नहीं लगता कि बादशाह इमालिक तालन को किले में रखेगा, ऐसा लगता है कि केराक का तख्त जल्द ही खाली हो जाएगा। ये सुनकर वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, यह महज एक मफरूज़ा है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि जो तुमने कहा वह हो जाता है, तो उसके बाद तुम्हारी बात क्या है? मीला कहती है कि अगर हम मिलकर सही इकदाम उठाने में कामयाब होते हैं तो केराक किले के दरवाजे आपके लिए आसानी से खुल जाएंगे। वज़ीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, ये कैसे होगा? मीला कहती है कि इस तरह खुले आम बात करना मुनासिब नहीं है, जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ वह हम दोनों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है। ये सुनकर वज़ीर सलाहुद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। नाज़रीन, यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। अगली किस्त के साथ जल्द मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली किस्तें आपको कत मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।